अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं ताकि सारे लोग लाइव आ जाएं और फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं आज का जो सिलसिला है। इक्कीस लोग हो गए हैं, थोड़े से और लोग आ जाएं फिर क्लास शुरू करते हैं। जी मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। चलें जी, 35 लोग हो गए तो सिलसिला शुरू करते हैं। अगेन अस्सलाम वालेकुम एंड उम्मीद है आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो हमारा सिलसिला रहेगा वो होगा HTML के बारे में। आज हम HTML के जो टैग्स हैं और उसके एट्रीब्यूट्स हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है ये हमने सीखना है, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक टूल सेंड किया था चैनल के अंदर। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक टूल सेंड किया था, जो हमारा आउटलाइन है वहाँ पे भी मैंने दिया हुआ है उसका लिंक डाउनलोड करने का, और मैंने स्लैक पर भी दिया है और मैं दोबारा दे रहा हूँ। इसको फटाफट से डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके पीसी में इंस्टॉल कर लें। ये डायरेक्ट आपको इस पेज पे लेके आएगा और इस पेज से आपने इसको डाउनलोड करना है और पीसी में इंस्टॉल करना है। और इस टूल का नाम है रैपिड PHP। रैपिड PHP भी एक IDE है, कोडिंग एडिटर है। इसमें भी जिस तरह हमने सबलाइम इंस्टॉल किया था एग्जैक्टली इसी तरह से ये भी काम करता है। ये मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। इसमें भी हमने कोडिंग ही करनी है, ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, जो साहिब इस्तात है काइंडली वो इसको बाय कर लें, बहुत महंगा नहीं है ये। अगर किसी के पास इसके जो है ना पैसे हैं, और जिसके पास नहीं है वो इसका ट्रायल इस्तेमाल करे या जिस तरह से इसको करना चाह रहा है। अच्छा, इवैल्यूएट पे मैं क्लिक करता हूँ। मैंने इसको कल ही इसका नया वर्जन है वो इंस्टॉल किया है। तो अब आप ये देख सकते हैं ये इस तरह से मेरे पास आ गया है। आप लोग भी इसको इंस्टॉल कर लें। रैपिड PHP हम इस्तेमाल करेंगे HTML लिखने के लिए, हम इसमें CSS नहीं लिखेंगे। मेरी ये प्रैक्टिस है, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता हूँ अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। तो आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है हम और भी काफ़ी टूल्स हैं जो कि ऐड करते जाएंगे वक्त के साथ, ठीक है। तो रैपिड जो है ना आप लोग इंस्टॉल कर लें। अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ पे ऐड कर दूँ, मैंने कल भी कहा था कि जो छोटी चीज़ें हैं और जो मुझे फॉलो नहीं करेगा मैं उसको रिप्लाई नहीं करूँगा। तो मैंने कल एक सिंपल सा रूल सोचा था, और वो ये है कि कोई भी ऑफ द टॉपिक जब बात करेगा क्लास के बहुत जो क्लास चल रही होगी, तो मैं सिंपली उसका नाम लेके आगे लिख दूंगा इग्नोर, ठीक है। तो जिस तरह मलिक मोहम्मद हुसैन आपने ये बात की है, तो सिंपली जो मेरा जवाब है वो है इग्नोर, ठीक है। ताकि बाकी लोगों को आइडिया हो जाएगा कि एक बंदा जो है ना ऑफ द टॉपिक जा रहा है। तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट सपोज टू रिस्पॉन्स, और मैं इसका आपको फिलहाल कोई जवाब नहीं दूंगा, क्लास के बाद में बताइएगा, ठीक है जनाब। अच्छा, हम वापस आते हैं और आउटलाइन की तरफ जाते हैं। आउटलाइन पे आज हमने जो है ना HTML5। अच्छा, इस मैंने आप लोगों को कल 3 लिंक सेंड किए थे। आई होप कि आप लोगों ने इनको स्टडी कर लिया होगा। HTML का ये वाला जो फर्स्ट पेज है इसका इंट्रोडक्शन और ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। कल हमने ये पेज भी बनाया था। अब हम जाते हैं इसके नेक्स्ट पर।
अच्छा जी, मैं थोड़ा-सा और टाइम देता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोग जो है ना वो आईडीई रैपिड जो है ना इंस्टॉल कर लें। और कोशिश करें कोई भी जो है ना फ़िलहाल मैसेज ना करें, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को मना किया हुआ है। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ आप वैसे चलें। क्वेश्चंस का टाइम अभी नहीं आया है, वो आएगा 20 मिनट के बाद। अच्छा, ये वाला स्टेप भी हम ऑलमोस्ट आज कर चुके हैं। 5:18 है, 5:20 से जो है ना हम फिर उसको आगे पढ़ते हैं। 2 मिनट मैं और देता हूँ क्योंकि कुछ किसी के पास इंटरनेट स्लो होगा, तो उसको डाउनलोडिंग में टाइम लगेगा। फेसबुक पे ऑनलाइन शो नहीं हो रहा, तो मेरे भाई आप कैसे लाइव हुए हैं अगर मैं लाइव शो नहीं हो रहा? नहीं भाई, मैं लाइव हूँ, ये आप देख सकते हैं। 50 लोग भी हैं। ठीक है, कोशिश करें वो मैसेजेस ना करें जिनका फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अच्छा, 5:19 हो गए, 1 मिनट और है और फिर उसके बाद रैपिड पीएचपी इंस्टॉल कर ले अपने पास, ताकि फिर हम जो है ना HTML को लिखना शुरू करते हैं। और रैपिड के बाद इंस्टॉल करने के बाद आप जैम को, जिस तरह कल हमने स्टार्ट किया था, मैंने लिंक दिया है, यहाँ से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लें। अच्छा, जिसने कर लिया उसको बताने की जरूरत नहीं है कि डाउनलोडेड। ठीक है सर, 200 बंदे सब अगर यही बताने बैठ जाएंगे तो फिर हो गया काम ना। अच्छा, जैम को चला लें और इसको स्टार्ट कर लें। htdocs में वेब के फोल्डर में आ जाएं, क्योंकि आज जितना भी हम कोड करने वाले हैं HTML का वो यहाँ पर होगा। अच्छा, 5:20 हो गए हैं और अब हम जो है ना अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसने कुछ स्टेप्स वगैरह बताए हुए हैं कि पीसी के अंदर आपने कैसे जो है ना नोटपैड जो कल जिसकी हमने बात की थी उसको कैसे आपने जो है ना ओपन करना है, और फिर उसके बाद कैसे उसके अंदर कोड आपने डालना है। इस तरह से वो कोड आपकी फाइल में शो होगा। फिर उसको सेव करते वक्त HTM या HTML एक्सटेंशन आपने रखना है, यहाँ पे जैसे वो बता रहे हैं। और फिर उसके बाद ब्राउजर में जब आप उसको रन करेंगे तो वो आप देख सकते हैं वो एग्जैक्टली ये वाला स्टेप हम कल कर चुके थे। तो हम आगे चढ़ते हैं। ये पैराग्राफ के बारे में चलें, आज हम शुरू करते हैं पैराग्राफ से। ठीक है, अब मैं आ गया इस पेज के अंदर, वेब के अंदर, और मैंने अपना रैपिड जो PHP इसको ओपन कर लिया। ये जो इसमें जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ये कुछ कोड लिखा होता है, इसको हमने डिलीट कर देना है। और हमने सिंपली कल जिस तरह से किया था, हम ड्रैग करेंगे इसको HT इंडेक्स को यहाँ पे रख देंगे, तो इसका जो कोड है ये सारा आ जाएगा और इस कोड को हम रिमूव करके सेव कर देंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर आना है और यहाँ पर वो क्या बता रहा है आपको, एग्जाम्पल दे रहा है एलिमेंट्स के लिए कि आपने जो है ना अगर बिल्कुल शुरू से चीज़ों को लिखना है और उसमें से अगर आपने एक पेज बनाना है जिसके अंदर सिर्फ हेडिंग होगी और पैराग्राफ होगा तो उसका तरीकाकार क्या होगा। मैं ये सारा कोड कॉपी करता हूँ यहाँ से और इधर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और हम आ जाते हैं हमारे लोकल होस्ट स्लैश वेब पर। तो आप देख सकते हैं जो मैंने इस कोड के अंदर लिखा हुआ है, माय फर्स्ट हेडिंग माय फर्स्ट पैराग्राफ, वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है ना, तो एक स्टेप हमारा ये हो गया। आपने जिस तरह की एग्जांपल्स यहाँ पर हैं आप इनसे सबको कॉपी करें अपने पास। अभी नहीं, अभी आप सिर्फ समझें जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अरे भाई क्या हो गया, प्राइवेट में मैसेजेस कर रहे हैं, ना करो यार फिलहाल प्राइवेट में। अच्छा, ये हेडिंग्स जो है ना ये 6 तक हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बता रहे हैं H1 से लेके H6 तक। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ मैं ब्रैकेट लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ H4 और ब्रैकेट बंद करता हूँ।
अच्छा, एक तो इस आईडीई का जो फायदा है, जो रैपिड पीएचपी, वो ये है कि ऑटोमेटिकली आपको अगला क्लोजिंग टैग दे देता है। आप देखें, मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है पैराग्राफ पी और बंद किया उसको, तो ऑटोमेटिकली उसने उसको बंद भी कर दिया। तो इस तरह के जो टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, उसमें बहुत हद तक हमारा जो मैनुअल काम है जिसमें टाइम ज़ाया हो सकता है वो बचेगा। ठीक है ना। तो अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूँ H4 का, और उसमें लिखता हूँ माई नेम इज, या फिर इसको हम कर लेते हैं लर्न विद कासिम, और इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं आ गया ब्राउजर में और मैंने रिफ्रेश किया, तो आप देखें यहाँ पे क्या आ गया है, लर्न विद कासिम। तो ये सारी हेडिंग्स हैं। अब इसको मैं 1 2 3 4 5 6 कर देता हूँ। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं H1, और इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, फिर H2, फिर H3, H4, H5, H6। मैक्सिमम जो इसकी हेडिंग्स है वो H6 तक है। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं ये H1 है, ये H2 है, H3, H4, H5, H6। ठीक है ना, ये सारी हेडिंग्स हैं। तो ये आपने याद रखना है, जब भी आपने कोई बड़ा टेक्स्ट कहीं पे लिखना है हेडिंग का, जो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है किसी आर्टिकल में या किसी पेज में, तो आपने हेडिंग इस्तेमाल करनी है उसके लिए। ठीक है। अच्छा, डॉक टाइप की हम बात कर चुके हैं। HTML का टैग भी हमने इस तरह से लिखना है और उसको क्लोज करना है बिल्कुल एंड पर। ठीक है। और फिर उसके नीचे हमने लिखना है बॉडी का टैग, और फिर उसको बॉडी को जो है ना हमने HTML से पहले क्लोज कर देना है। ठीक है। बॉडी का मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी हमारा कोड आने वाला है जो कि बॉडी कंसिडर होगा, मतलब जिस तरह हमारा एक इंसानी जिस्म है, जिस्म के अंदर आप देखें पेट आता है, टांगे आती हैं, इंसान के हाथ आते हैं, ये सारी चीजें, लेकिन ना हेड आता है ना फुट आता है। ठीक है ना, पाँव आते हैं ना सर आता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जो वेबसाइट है वो भी एक इंसानी शक्ल की तरह होती है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल HTML का एक टैग आज हम लिखेंगे, उसका नाम है हेडर। ठीक है, और उसको मैंने क्लोज किया, इंटर किया इस तरह से, और बिल्कुल मैं एंड में आ गया, यहाँ पे मैंने लिखा फुटर और उसको मैंने बंद किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडर है और यहाँ पे फुटर है। अब यहाँ पे एक एंटर दे देते हैं और इधर भी एंटर। ठीक है, सेव कर देते हैं। अब हेडर के अंदर हम लिखते हैं जो हेड का पोर्शन होता है, जो कि हर पेज में सेम लोड होता है, और हर पेज के अंदर फुटर भी सेम लोड होता है। अगर आप देखें, ये मैं W3 की वेबसाइट पे आया हूँ, अगर आप इस पे देख रहे हैं, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये, इसको कहते हैं हेडर। ठीक है। और मैं अगर बिल्कुल नीचे आ जाऊं, ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं फुटर। ये हम जिस पेज पे भी जाएंगे ये सेम रहेगा, लेकिन जो बीच में बॉडी का कंटेंट है सिर्फ ये वाला चेंज होता रहता है। तो हमने जितने भी पेजेस बनाने होते हैं सिर्फ बॉडी उसमें चेंज करनी होती है, हेडर सब में सेम रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं दिखता हूँ, हेडिंग दे देता हूँ H1 की, और उसमें मैं लिखता हूँ ये हमारा हेडर है। ठीक है, और इसको मैं कॉपी करके नीचे दे देता हूँ और इसको लिखता हूँ ये हमारा फुटर है। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा हेडर और ये हमारा फुटर, और बीच में हमारी बॉडी का जो कंटेंट है। तो इसी तरह से कोई भी वेब पेज जब बनता है और हम उसके अंदर अपना कोड वगैरह लिखते हैं, तो सबसे पहले हमने उसकी जो हेडर का पोर्शन होता है और फुटर का पोर्शन होता है ये लिखना होता है, फिर बाकी बीच में बॉडी का कंटेंट, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बॉडी का कंटेंट है। ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, ये हम एक HTML का जो है ना टैग लिखेंगे एंकर के नाम से। एंकर का जो टैग है वो क्या करता है, आपने अक्सर देखा होगा जब किसी चीज पे हम क्लिक करते हैं तो वो कहीं जाके ओपन होता है या कोई भी काम करता है। फॉर एग्जांपल ये बटन है, इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं इसने कहीं और गया, इस URL पे चला गया। तो अभी हमने यहाँ पर एक एंकर का टैग देना है। ठीक है, और उसको देखना है कि वो क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल अब इसके नीचे ये जो प्रैक्टिस मैंने की है आज, आप लोगों ने एग्जैक्टली सेम इसी तरह की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए और मैं स्पेस प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा ये बाकी सारा हो जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पे href है। href का मतलब है कि इसमें इसके अंदर आपने URL देना है,
और यहाँ पे क्लोज होने से पहले आपने फॉर एग्जांपल कोई भी जो भी आप चीज़ देना चाहें, जो भी नाम देना चाहें उस एलिमेंट का या उस टैग का, जिसमें आप ये शो करना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी क्लिक करे। हम बटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक्स के लिए हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं जो है ना इधर लिख देता हूँ लिंक, ठीक है। और इस लिंक यहाँ पे href के अंदर हमें कोई ना कोई URL चाहिए होगा, तो मैं इस URL को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैंने href के अंदर इस तरह से इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया तो आप देखें यहाँ पे ये लिंक आ चुकी है, ठीक। अब जब मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली हमें उस पेज पे लेके चला जाएगा। इसका फायदा ये होगा, हमने फॉर एग्जांपल एक बनाया है इंडेक्स और एक हम बनाते हैं कॉन्टैक्ट के नाम से, contact.html, ठीक है जी। अच्छा, अब कॉन्टैक्ट को हमने अलग से ओपन कर लिया ब्राउजर के अंदर। इसके अंदर भी हमने एंकर टैग लगा दिया और इसके अंदर हम लिखते हैं index.html और इधर हम लिख देते हैं बैक टू होम, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं जो हमारा लिंक है, इसके अंदर हम लिख देते हैं contact.html और इधर हमने लिख दिया जी कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब क्या होने वाला है, अब हमने 2 पेजेस बना दी हैं और हमारी जो वेबसाइट है वो एक पेज से दूसरे पेज पे जाएगी, फिर दूसरे पेज से वापस आएगी। अब देखें यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट आ गया, इसमें मैंने क्लिक किया, आप देख रहे हैं ऊपर क्या आ गया, contact.html आ गया, दूसरा पेज लोड हो गया और उसके अंदर मैंने एंकर टैग लिखा था बैक टू होम, यहाँ पे क्लिक किया तो वो वापस आ गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। ये एंकर टैग इसलिए भी ज्यादा इस्तेमाल होता है कि आपने एक पेज से दूसरे पेज में लेके जाना है यूजर को। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एंकर टैग हमारा क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमने इस्तेमाल करना है इमेज का टैग, ठीक है। अच्छा, इसको आपने मजीद थोड़ा सा स्टडी भी करना है क्योंकि मैं अभी आपको सरसरी सी बात बता रहा हूँ। इस एंकर टैग के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम टारगेट इस्तेमाल करें इसके साथ और उसको हम दे दे ब्लैंक, अब इसका जो ये कोड है टारगेट ब्लैंक, इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि जब आप क्लिक करते हैं इस पेज के ऊपर तो ये सेम पेज नहीं जाएगा, ये पेज ओपन रहेगा और ब्राउजर में एक और पेज ओपन हो जाएगा। ये मैंने कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, आप देखें ये वाला पेज हमारा रह गया और एक और नया पेज हमारा ओपन हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपने खुद से जब इसको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने ना आपको सरसरा सा ये सारी चीजें बतानी है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इमेज टैग के ऊपर। इमेज टैग, अब हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई ना कोई इमेज लगानी है किसी भी किस्म की, तो उसके लिए हमें इमेज का टैग लिखना पड़ेगा। तो हम आते हैं नीचे, यहाँ पर टैग खोलते हैं, सॉरी, और यहाँ पे लिखते हैं IMG और स्पेस। जैसे प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अल्टरनेटिव आ जाएगा। अल्टरनेटिव में हमने इमेज का नाम देना होता है, कोई भी इमेज है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मून, और यहाँ पे जो स्क्रीन है इसके अंदर आपने इमेज का URL देना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे और उस फोल्डर का नाम रखेंगे IMG के अंदर हमने इमेज रखनी है नेट से या कहीं से भी डाउनलोड करके, फिर उस इमेज को हमने अपने वेब पेज के अंदर लोड कराना है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पे हम लिखते हैं गूगल के अंदर मून, और यहाँ पे हमें कोई ना कोई इमेज चाहिए होगी मून की अच्छी सी, जिसको हमने वहाँ पे डिस्प्ले करना है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली काफी अच्छी है। अब इस इमेज को हमने सेव करना है हमारे वेब के फोल्डर के अंदर, सर्वर htdocs और वेब में इमेज, और यहाँ पे हमने लिख दिया मून। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास IDE के अंदर यहाँ पे हमने दिया सबसे पहले फोल्डर का नाम जो हमने बनाया था जिसका नाम है IMG, फिर उसके बाद हमने देना है स्लैश, फिर हमने लिखना है moon.jpg और उसको करना है सेव। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर और पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो आप देखें ये यहाँ पे इतनी बड़ी सी तस्वीर मून की आ गई। ये जिस तरह से आप इसके अंदर देख रहे हैं यहाँ पे इमेजेस लगी हुई हैं, तो
ये सारा जो IMG का टैग है HTML का, इसकी बदौलत है। और IMG का जो टैग है, कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनको क्लोजिंग की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ ओपन ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे IMG है, जैसे कुछ इनपुट्स वगैरह हैं, वो भी अभी हम सीख लेते हैं आज क्लोज करने से पहले। तो आप देख रहे हैं ये इमेज इतनी बड़ी आ गई। अच्छा, अब ये इमेज बहुत ज्यादा बड़ी है, तो मैं चाहता हूं कि इसको मैं HTML के थ्रू, नॉट CSS, क्योंकि CSS से भी आप इमेज को बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो HTML के थ्रू मैं इसका साइज छोटा करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा हाइट और फिर मैं लिखूंगा विथ फॉर एग्जांपल 200 बाई 200। अब हम देखते हैं क्या होता है। आप देख रहे हैं इसकी हाइट और विड्थ दोनों 200 बाई 200 हो गई है। सॉरी, आई थिंक विड्थ जो है ना, मैं भूल गया हूँ जी, ये विड्थ, हाँ जी, वो वेट लिख दिया था मैंने। तो ये अब आप देख रहे हैं इसकी जो हाइट और वेट है दोनों 200 बाई 200 हो गई है। ठीक है। मजीद जो इसको आपने इमेज के लिए और क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ये हमारे पास यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पे लिखा गया है, ये इसकी हाइट और विड्थ जो है ना, आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। इसके टैग्स और एट्रीब्यूट्स मजीद यहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा, अब हम इसके बाद हम लिखते हैं बटन। आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट्स पर बटन होते हैं, जैसे कि ये वेबसाइट यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का ये बटन है। तो अब हमने एग्जैक्टली जो ना एक बटन लिखना है, स्टाइलिंग हम उसकी बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ बटन चाहिए। तो बटन का कोड बिल्कुल सिंपल सा है। आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिखना है बटन, ये हमने ब्रैकेट खोला, बटन लिखा और ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया। अब इसके अंदर हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल सबमिट, और सेव किया, वेब पे साइड पर आ गए, रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी करता हूँ मैं, ये आप देखें बिल्कुल नीचे जो है ना हमारे पास बटन आ चुका है, ये इस पर क्लिक भी हो रहा है। ठीक है, बटन को भी हम आगे इस्तेमाल करेंगे, स्टाइलिंग भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे। इससे आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ जाती हैं दो किस्म की हमारे पास लिस्ट्स हैं। ठीक है, एक UL है और एक है OL, और इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। और लिस्ट का मतलब है जब आपने कोई चीज लिखनी है तरतीब से, आपने शो करनी लिस्ट वाइज। तो फॉर एग्जांपल हम ये UL वाला, बस बल्कि हम खुद ये कोड लिख लेते हैं। अब बटन के नीचे हम लिखते हैं एक UL का ब्रैकेट खोला, UL लिखा, ब्रैकेट बंद किया, और इसके अंदर हमने लिस्ट लिखी LI और इसको बंद कर दिया। अब यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल, नाम लिख लेते हैं, बल्कि इसको हम करते हैं इस तरह से, यहाँ लिखते हैं HTML, और Ctrl+D अगर आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कॉपी होकर नीचे भी आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं CSS, फिर हम लिखते हैं JS, फिर हम लिखते हैं MySQL, फिर हम लिखते हैं PHP। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ब्राउजर में सेव करने के बाद, और इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पे किस तरह से लिस्ट आ गई, और इस लिस्ट के साथ ये बुलेट्स आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली ये बुलेट्स नंबर्स बन जाएं, ठीक है, तो उसका तरीका सिंपली ये है कि आप बजाय UL को, इसको आप OL कर दें और इसको आप सेव कर दें, पेज रिफ्रेश करें, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 6 आ गए। जितने भी हम ये लिखते जाएंगे उतने ज्यादा नंबर्स ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। तो ये है लिस्ट लिखने का तरीका। अच्छा जी, ये हमारा आज हो गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पैराग्राफ हम मिस कर गए, वो मैं बता देता हूँ। हेडिंग्स के नीचे हमने पैराग्राफ देना था, मैंने P को क्लोज किया और यहाँ पे मैंने लिखा पैराग्राफ, और सॉरी ये स्पेलिंग शायद गलत है, पैराग्राफ नहीं, ठीक है। अच्छा, अब अपने पैराग्राफ, आप एक लाइन लिखना चाह रहे हैं और उसको आप स्पेस देके फिर नीचे आके दोबारा लिखना चाह रहे हैं, उसके दो तीन तरीके हैं। अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखिएगा ये यहाँ पे ये पैराग्राफ आ गया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ एक पैराग्राफ यहाँ तक जाए फिर उसके नीचे आ जाए कुछ टेक्स्ट उसके,
तो मैंने ये पैराग्राफ को कॉपी किया, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा, सॉरी। अब इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि बाकी जो हमारा कोड है वो जो है ना इसके नीचे आ जाए। तो अगर आप इसको एंटर करके यहाँ पे नीचे लिखेंगे तो ये यहाँ पे ब्राउजर में नीचे नहीं आएगा, वो अभी भी एक लाइन में काउंट करेगा। आप देखें ये सारा एक लाइन में आ रहा है। तो अगर हमने इसको नीचे लेके आना है किसी एक को, तो हमें ब्रेक करनी पड़ेगी। ये लाइन ब्रेक करना बहुत ही सिंपल है। उसके लिए आपने सिंपली क्या लिखना है, ब्रैकेट BR स्लैश और ब्रैकेट 1 इस तरह से, और उसको सेव कर दें। जैसे ही आप सेव करेंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखें ये 2 ऊपर रह गए, 2 नीचे आ गए। कोशिश ये करनी है कि HTML के जितने भी टैग्स हैं इन सबको आपने सीखना है, इन सबको आपने हिफ्ज करना है, और इनको हिफ्ज करना बहुत जरूरी है। तो ये मून बंद कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे इस पेज के साथ। ये सारी प्रैक्टिस ऑलमोस्ट हम लोग कर चुके हैं। HF भी कर चुके हैं, इमेज का भी हमारा हो गया है। ये यहाँ पे कुछ बताई गई हैं तरतीबात वगैरह के, गलत तरीका है उसको नहीं करना, कुछ सही तरीका है उसके बारे में बात बताई गई है। ठीक है, अच्छा बाकी रह जाते हैं HTML के इनपुट्स, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो हमने लिस्ट लिखी है इसके नीचे, अच्छा इनपुट्स क्या है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा किसी भी वेबसाइट के अंदर जब हम कुछ टाइप कर रहे होते हैं उसको हम सेव करते हैं और काफी कंट्रोल्स होते हैं UI में। तो वो सारे एलिमेंट्स उनको इनपुट्स कहते हैं, और इनपुट्स की काफी ज्यादा किस्में हैं। उसमें सिलेक्ट बॉक्स है, उसमें टेक्स्ट एरिया है, उसमें चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, इनपुट टेक्स्ट है, इनपुट के अपने को काफी सारे टाइप्स वगैरह हैं। तो हम सबसे पहले एक सिंपल सा इनपुट लिखते हैं। ये हमने टैग ब्रैकेट लिखा, फिर उसके बाद हमने लिखा इनपुट और हमने स्पेस दिया, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये हमें बता रहा है कि जी इनपुट का टाइप क्या है। अब अगर हम इसका नाम लिख दें टेक्स्ट और सेव कर दें और इसको रिस्टार्ट करें पेज को, तो आप देख सकते हैं नीचे ये इनपुट आ गया। ठीक है, मैं और बड़ा कर देता हूँ, आप देखें ये इनपुट आ गया। ठीक है, आपके पास छोटा होगा क्योंकि आपने ब्राउजर को बड़ा नहीं किया हुआ, वो नॉर्मल है। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर कुछ भी टाइप करूँ, फॉर एग्जांपल कासिम हुसैन, मैंने अपना नाम लिखा या मैंने लिखा क्रैश कोर्स, तो इस तरह जब भी हमें कहीं पर भी इनपुट की जरूरत पड़ेगी तो हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर इस इनपुट का मैं लिख दूं फॉर एग्जांपल ये है पासवर्ड, क्योंकि इनपुट से काफी टाइप्स हैं, और मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं और इसके अंदर मैं कुछ भी जब लिखूंगा तो आप देखें किस तरह से पासवर्ड की शेप में आ रहा है। अब अगर इस इनपुट को मैं लिख देता हूं, बल्कि हम इस तरह कर लेते हैं, एक इनपुट ऊपर था इसको हमने टेक्स्ट कर दिया, फिर पासवर्ड, फिर उसके नीचे हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल नंबर। मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, अब देखें ये टेक्स्ट और ये जो है ना हमारा पासवर्ड, और इसके बाद यहाँ पे जब आप नंबर देंगे टाइप को, इनपुट को, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको ये इस तरह के एरोज आ जाएंगे। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा, और अगर आप चाहें कोई भी और इसके अंदर टेक्स्ट लिखें तो वो नहीं लिखेगा, क्योंकि इसको हमने ऑटोमेटिकली नंबर बना दिया। ये देख रहे हैं, लेकिन जब नंबर लिखेंगे तो लिखा जाएगा, टेक्स्ट लिखेंगे तो नहीं लिखा जाएगा, अनलेस आप टेक्स्ट को सेव ना करें। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इनपुट के अंदर हमारे पास एक और चीज है जिसे कहते हैं चेक बॉक्स, फिर एक और चीज है जिसे कहते हैं रेडियो, फिर एक और चीज है जिसे कहते हैं फाइल। ठीक है, काफी सारी किस्में इनपुट की, उसका मैं लिंक आपको सेंड करूंगा और वहां पे आपने उसको पढ़ना। आप देख सकते हैं ये सारे इनपुट्स आ गए। ठीक है, इनपुट्स हमारे पास यहाँ पे ये नंबर्स है, ऊपर टेक्स्ट है, यहाँ पासवर्ड है, फिर ये चेक बॉक्स है, फिर उसके बाद ये रेडियो बटन है। ठीक है, और फिर उसके बाद एंड में ये फाइल है। आपने जब फाइल अपलोड करनी होती है कहीं पे तो उसके लिए ये वाला इनपुट इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इस पर अगर मैं क्लिक करूं और मैं कोई भी फाइल सेलेक्ट करूं तो आप देखें ये ऑटोमेटिकली फाइल का यहाँ पे नाम आ गया। ठीक है जी, तो ये आज हमारे बेसिक HTML के कुछ टैग्स है और उनके एट्रीब्यूट्स और उनका यूसेज था, जो कि आज हमने इसको प्रैक्टिस किया है। अब मजीद
यहाँ पे मैं कुछ देख लेता हूँ। अच्छा, ये जो HTML का मैंने आपको लिंक सेंड किया है W3 Schools का, इसको आप कुछ भी इसमें प्रैक्टिस करना चाहें कोई रोक टोक नहीं है। आप बिल्कुल एंड में भी जाके प्रैक्टिस करना चाहें कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि ये हम सारा कवर अप नहीं करेंगे। इसकी कुछ मोटी मोटी जो जरूरी चीजें हैं वो सिर्फ हम इसको कवर करेंगे। इसके लिए मैंने आपको ये लिंक सेंड किया था, ताकि आप खुद से भी अगर चाहें तो आप इसको, ये सारे यहाँ पे आपने सिर्फ क्लिक करना है और आगे जो है ना जाके उसको आप स्टडी करते जाएं, उसको कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा, दो चार चीजें और हैं HTML की, वो भी मैं आपको बता दूं कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम आज की क्लास खत्म कर सकें। इनपुट्स हमने इस्तेमाल कर लिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट, ठीक है, और इसको हमने बंद कर दिया। फिर यहाँ पे नीचे हम आगे सिलेक्ट के हमने ऑप्शंस देने हैं, तो हमने लिखा ऑप्शन और इसको बंद किया। अब ऑप्शन हमने लिखा HTML लिख दिया, फिर कंट्रोल D करके नीचे आ गए, CSS लिख किया, फिर कंट्रोल D करके नीचे आए, JS लिखा, फिर कंट्रोल D करके नीचे आए, फिर लिखा SQL, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये हमें एक ड्रॉप डाउन सिलेक्ट बॉक्स दे देगा और उसमें हम कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर पाएंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सिलेक्ट बॉक्स आ गया। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये सारी ऑप्शंस इसके अंदर आ गई हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऑप्शंस लिखी थी। तो जिस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगी। आगे फिर जावास्क्रिप्ट से या फिर PHP से हम इसको इस्तेमाल करेंगे, कैसे हमने सिलेक्शन के बाद उसको अमल में कैसे लाना, डाटाबेस में उसको क्यूरी कैसे सेव करानी है, जब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे कोर्स को लेकर के। तो ये हमारा जो सिलेक्ट बॉक्स है ये भी हो गया। इसके बाद जी हमारे पास है टेक्स्ट एरिया, तो हम लिखते हैं टेक्स्ट एरिया। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे हमें एक बड़ा सा स्पेस मिलता है लिखने के लिए, तो उसके उस वहां पे जो है ना टेक्स्ट एरिया इस्तेमाल होता है। अब ये देखें, ये टेक्स्ट एरिया, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो पैरामीटर स्केल हैं वो है, एट्रीब्यूट्स हैं वो है, कॉल्स हैं और रोज हैं। तो कॉलम्स जो है ना आप वो भी ऐड कर सकते हैं, रोज भी। देखें आप अभी ये कितना आपको लंबा और चौड़ा नजर आ रहा है, तो अगर आप इसकी फॉर एग्जांपल जो रोज हैं वो मैं 5 कर देता हूँ और जो कॉलम्स हैं वो मैं 10 कर देता हूँ, तो अब ये ऑटोमेटिकली आप देखें कितना छोटा हो गया। तो इसी तरह से आप इसकी कॉलम्स एंड रोज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। आईडी और नेम को भी छोड़ दीजिएगा, ये फॉर्म में काम आते हैं, ये स्टाइलिंग में काम आते हैं, अभी हम इसको नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया में जब आपने बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखना होता है तो ये इसके लिए इस्तेमाल होता है, और जितने साइज का आपको चाहिए होता है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। हेडिंग्स हो गई, href हो गया, इमेज हो गई, लिस्ट हो गई, इनपुट हो गए, सिलेक्ट हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया। इसके अलावा बहुत सारे और HTML के टैग्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिस तरह के आई फ्रेम है, जिस तरह के फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आपको ये वाला जो इसके अंदर ये चीज शो हो रही है W3 Schools के अंदर, ये आई फ्रेम के थ्रू उन्होंने लगाया हुआ है। हम कुछ किसी भी और वेबसाइट को अपनी वेबसाइट के अंदर शो करा सकते हैं आई फ्रेम के थ्रू। ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लासेस है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेबल्स है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बल्कि लास्ट में मैं टेबल जो है ना एक HTML की बना देता हूँ क्लोज करने से पहले। आज इसको हम छोटा कर लेते हैं और टेबल हम बिल्कुल ऊपर बना लेते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे हम लिखेंगे HTML का टैग टेबल, और टेबल को हमने क्लोज किया। अब टेबल के अंदर हमने सबसे पहले देनी है टेबल का जो हेडर है, ठीक है, उसका कोड है टी हेड, टेबल हेड। इसको बंद किया, नीचे आ गया। अब इसके अंदर हमने लिखना है TD, और यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल नेम, फिर नीचे आ गए नम 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 ईमेल, और नीचे आ गए यहाँ पे हम लिखते हैं पासवर्ड, ठीक है। और फिर हमने टेबल की बॉडी के अंदर लिखना है कोड, उसका कोड है टी बॉडी। इसको बंद किया, नीचे आ गया, और यहाँ पर हमने एक कोड देना था TR का। ये टेबल रो है और इसके अंदर टेबल के कॉलम्स हैं। अच्छा, सेम इसी तरह से भी हमने टी बॉडी लिखा। टेबल बॉडी के अंदर भी हमने सबसे पहले TR लिखना है। ये टेबल की रो है, फर्स्ट रो, और इस रो के अंदर हमने TD का कोड लिखना है। इससे हमारे कॉलम्स बनेंगे। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे कासिम, फिर इसके अंदर लिखता हूँ kasim@gmail.com, फिर नीचे आ जाता हूँ
पासवर्ड लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारी टेबल कैसे दिखती है। तो आप देखें ये किस तरह से टेबल बन गई हमारी। नाम नीचे कासिम, ईमेल, ये नीचे ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया। इसी तरह से अगर हमने बहुत ज़्यादा टेबल का डाटा जो हमने काफ़ी ज़्यादा शो कराना है, तो हमने सिंपली इसी को, ये जो हमारा कोड है, कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। अब आप देखें तो ये एग्जैक्टली एक लिस्ट की तरह बन गई है, लेकिन ये टेबल के अंदर रहेगा। टेबल के जिस कॉलम के नीचे जो चीज़ आप शो करना चाह रहे हैं उस टेबल में एग्जैक्टली वैसे ही शो होगा। जैसे पासवर्ड आ रहा है, ईमेल आ रहा है, नेम के नीचे आ रहा है। तो आगे चल के हम टेबल भी बनाएंगे, फिर उसको स्टाइलिंग भी करेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। अच्छा, अब आप पे ज़्यादा डिपेंड करती है ये चीज़ कि किस हद तक आप इसको प्रैक्टिस करते हैं। जितनी आप इसके ऊपर मेहनत करेंगे, जितना आप इसके ऊपर वक्त देंगे, और उतना ही ज़्यादा आपका HTML है। अब यहाँ तक हमने HTML पढ़ना है, इसके आगे जितना भी आपने खुद से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि W3 स्कूल के अंदर ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, और इन सबको जितना आप याद कर सकें उतना ही आपके लिए बेहतर है, उतनी आपकी फ्रंट एंड की जो ग्रिप है वो बेहतर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये इसके बेसिक ट्यूटोरियल्स हैं, बेसिक इसके एलिमेंट्स हैं, फिर HTML के फॉर्म्स हैं, इनपुट टाइप्स जो मैंने अभी इस्तेमाल किए वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर इसके अंदर फॉर्म्स हैं, फिर ग्राफिक्स हैं, कैनवास कैसे इस्तेमाल होता है, HTML में SVG इमेज के जो आजकल जो मॉडर्न स्टाइल्स है वो कैसे इस्तेमाल होते हैं, फिर मीडिया कैसे आपने HTML में लिखनी है, जैसे वीडियो है, ऑडियो है, कुछ प्लगइन्स हैं, यूट्यूब कैसे आपने इस्तेमाल करना है। फिर HTML के अंदर APIs इस्तेमाल होती हैं एप्लीकेशन इंटरफेस के लिए, जिस तरह जियो लोकेशन है, आप इस वक्त किस जगह पे खड़े हैं, आपके कोड्स जो हैं डायरेक्ट आपके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड निकल के आ जाते हैं। फिर वेब स्टोरेज है, ब्राउजर के अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे वेब वर्कर्स हैं, बहुत सारी और चीज़ें। HTML के कुछ एग्जांपल्स भी पढ़े, एक्सरसाइजेज हैं, आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट W3 स्कूल से। ठीक है, तो ये जितनी भी आपको यहाँ पे लिस्ट शो हो रही है, इसको डेली आपने, अब हर रोज आपने 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4, जितना आपके पास टाइम है, आपने सर मारना है, अपना मत्था मारना है इसके साथ। जितना आप इसके साथ कोशिश करेंगे इसको प्रैक्टिस करने का, सीखने का HTML को, उतना ही ज्यादा आपकी ग्रिप अच्छी होगी। और ये सारे जो मैंने अभी आपके सामने कुछ लिखे हैं, ज्यादा नहीं लिखे HTML के टैग्स, ये सब आपको जुबानी याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये और CSS के जो है ना, और जावास्क्रिप्ट के, जिस जो हमारा पूरा कोर्स है, ये सारी चीजें आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक क्लाइंट है या एक कंपनी जहाँ पे आप जॉब करते हैं, अगर वो आपको एक रिक्वायरमेंट देते हैं, वो आपको बताते हैं कि ये चीज बना दें, इसको ऐसे होना चाहिए, इसको बटन यहाँ पर होना चाहिए, इमेज यहाँ पर, तो आपके पास स्किल इतनी बेहतर होनी चाहिए कि आप हर चीज को पता हो कौन सा कोड हमने लिख के कैसे चीज हमने बनानी है। ठीक है, तो 5:50 हो गए, और हमेशा की तरह हमारे पास जो वैसे तो 20 मिनट डेली हमारे ओवर हो रहे हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं, अच्छे काम के लिए हम ज़्यादा टाइम भी लगा रहे हैं। तो अब हम लेते हैं थोड़े से सवालात, और फिर इस सवालात के बाद हम सेशन को ख़त्म करते हैं 6 बजे तक। जी मैं बिल्कुल यहाँ पर हूँ, और हमारा सेशन भी ख़त्म हो गया है। अब काइंडली जिसके पास जो सवाल है, जो भाई जो पूछना चाहता है, मेहरबानी करके पूछ लें। सर आज हमने सबलाइम यूज़ नहीं किया रैपिड यूज़ करने की वजह, रैपिड जी, वो उसकी वजह ये है कि एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये HTML के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, और सबलाइम मैंने आपको बताया था कि हम इस्तेमाल करेंगे CSS लिखने के लिए। ठीक है ना, ये जो हमने इस्तेमाल किया है रैपिड PHP, ये हमने इस्तेमाल करना है सिर्फ HTML। हम HTML जितना लिखेंगे इसके अंदर लिखेंगे, सबलाइम के अंदर हम अपना CSS लिखेंगे। क्लियर हो गया? सर आजकल काफ़ी सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। काइंडली प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एडवाइस कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितनी देर प्रैक्टिस करनी? सर मैं कम से कम डेली, मेरे ख्याल से आदिल भाई, डेली कम से कम 4 घंटे आप प्रैक्टिस करें हर रोज। बाकी आप पे डिपेंड करता है, जितना आप टाइम देंगे उतना ही आप जो है ना सीख पाएंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टी हेड एंड टी बॉडी? जी मैं बिल्कुल बताता हूँ। जिस तरह मैंने बताया, हमारा जो पेज है उसका एक हेडर होता है इंसान की तरह, और एक फुटर होता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो टेबल है जो हमने इस्तेमाल की है अभी यहाँ पे, इस टेबल की इस टेबल का हेड भी होता है ये जो हमने इस्तेमाल किया, और इस टेबल का फुट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिखने का फायदा जो है वो ये है कि आपका जो कंटेंट है ये हमेशा जो है ना ऊपर रहेगा, और इसकी स्टाइलिंग जरा बोल्ड रहेगी, शो होगी कि ये टेबल का हेड है। बाकी जितना भी कंटेंट है उसके नीचे आएगा, और हेड को आप बहुत सारे अलग तरीके से
टारगेट भी कर सकते हैं स्टाइलिंग के थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू, बहुत सारी चीजों के थ्रू। अच्छा जी, वो सवाल नीचे चला गया। सर ये एरर आ रहा है रैपिड इंस्टॉल करने के टाइम। अच्छा, इंस्टॉल तो हो गया, आपके पास शो भी हो रहा है, लेकिन अब ये कोई DLL का इश्यू आ रहा है विंडोज का। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आप विंडो बहुत पुरानी इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये विंडोज विस्टा है या विंडोज XP है। कोशिश करें विंडोज 10 अगर आप इंस्टॉल कर सकते हैं मंजूर भाई। ये विंडोज का कोई इश्यू आ रहा है। सर समझ आ गया, ठीक है, जबरदस्त। सलाम सर, ये जी क्रोम में चेंज नहीं हुआ, ना ही ओपन हो रहा है। भाई ये तो हमने देखिए, जो कोर्स जो चीजें हमारी कल की थी वो कल तो डिस्कस हो गई थी ना, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये आपने index.html रखना है, .txt नहीं होगा। ये जो .txt इसको रिमूव करें आप काइंडली। डाउनलोड करने के बाद PHP भी काम करना है, सबलाइन मैं रिकमेंड करूंगा PHP पे काम करें, रैपिड PHP पे। लेकिन अगर आप सबलाइन पे भी काम करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, उस पर भी आप काम कर सकते हैं। आज का सारा कोड सेंड कर दीजिएगा, जैसे हमको आज के टैग्स याद रहेंगे और हम उस सब की प्रैक्टिस करेंगे। जी बिल्कुल, मैं वो कोड नहीं सेंड करूंगा अपना। उसका रीजन ये है कि मैं चाहता हूँ आप खुद से प्रैक्टिस करें, वीडियो को देख देख के बार बार आप करें। कोड मिल जाएगा तो हर कोई कॉपी पेस्ट कर लेगा उसको, फिर वो प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी। आई थिंक अब हम HTML के थ्रू CV बिल्ड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस करें और HTML के थ्रू आप अपनी CV बना सकते हैं। और ज्यादातर कंपनीज को जब आप अप्लाई करते हैं CV के लिए, अगर आप उनको अपनी HTML साइट दे दें कि ये देखें ये मेरी CV यहाँ पे, वो ज्यादा इंप्रेस होंगे आपसे। सर कांट वी यूज यूट्यूब लाइव? सर मैंने उसको ट्राई किया है, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स है वो मुझे अच्छा नहीं लगा है। अलबत्ता मैं उसको 1-2 दिन में फिर दोबारा आपके लिए देखता हूँ, और अगर अच्छा रहा तो मैं उसको जरूर वहां पे भी उसको करेंगे। अच्छा, मैं एक्चुअली फेसबुक मैं लाइव के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं लाइव के लिए एक और टूल है वो इस्तेमाल, स्ट्रीम यार्ड यूज कर रहा हूँ, फेसबुक यूज नहीं कर रहा। फेसबुक का रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं था। Okay, sir. Kindly, I have a question. Does downloads will affect because my system started to do auto repairing before? मुझे आई एम रियली सॉरी, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा मलिक भाई। आपने पहले भी क्लास के बीच में एक सवाल किया था अजीब सा। अब इस काइंडली आई हैव अ क्वेश्चन, डज डाउनलोड्स विल इफेक्ट बिकॉज माय पीसी बिकॉज माय सिस्टम स्टार्टेड डू ऑटो रिपेयरिंग बिफोर? नहीं नहीं, डाउनलोड जो भी हमने किया है वो बिल्कुल क्लीन है, और आप देख लें, और बहुत सारे दोस्तों ने और भी जो है ना इंस्टॉल किया, किसी के साथ मसला नहीं हुआ। तो काइंडली जो आपके पीसी के इश्यूज है ना उसको खुद से फिक्स कर लिया करें। अब इतना तो मेरे ख्याल आप लोगों को आना चाहिए। सर ये सारा एक ही लाइन में आ रहा है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, ये एक ही लाइन में आएगा। इसकी हम बाद में स्टाइलिंग भी करेंगे, इसको हम सारा कुछ करेंगे। फिलहाल सिर्फ हमने HTML को रेंडर करना है, तो ये बिल्कुल ठीक है। सर हम HTML में एक कंप्लीट साइट बना सकते हैं? बिल्कुल, हम HTML में एक कंप्लीट साइट बना सकते हैं। डिपेंड करता है साइट की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। अगर साइट की रिक्वायरमेंट्स में एनिमेशंस हैं, बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग है, तो फिर CSS में हमें दिक्कत होगी। अगर साइट बिल्कुल सिंपल सी है तो हम उसको बिल्कुल प्लेन HTML में भी बना सकते हैं। पे लाइव किया करें इंस्टेड ऑफ फेसबुक। यूट्यूब लाइव फेसबुक से काफ़ी बेहतर है मेरे ख्याल से। चलें, इसको मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ों को ट्राई किया था, ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले सब ट्राई कर चुका था मैं, तो मुझे उसका जो रिस्पॉन्स है वो इतना खास लगा नहीं है। अलबत्ता मैं फिर भी आप लोगों के कहने पे इंशाल्लाह जो है ना ट्राई करता हूँ। आई मिस टुडेज क्लास, मुझे नोटिफिकेशन नहीं आया एंड फेसबुक ग्रुप में भी नहीं आया कुछ, इवन दो मैं ऑनलाइन था। अनस भाई, मैंने खुद पर्सनली जाके फेसबुक ग्रुप में चेक किया था और वहाँ पर हमारी लाइव चल रही थी। अलबत्ता अगर आप मिस कर गए तब भी कोई इशू नहीं है। कोशिश करें कि जो वीडियो रिकॉर्डेड होगा उसको आप देख लेना। आप देख लें, बहुत सारे 200 लोग जो है ना अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो यकीनन आपके नेट में या आपकी तरफ से कोई इशू होगा। अब एक बंदे के लिए तो हमने लेट नहीं करना होता ना चीज़ों को, तो कोशिश करें एग्जैक्टली 5-10 बजे आप सब लोग जो है ना ग्रुप में आके बैठ जाया करें और थोड़ा सा वेट कर लिया करें। 2-3 दिन में लोडिंग जो है ना वहाँ पे आ जाती है वीडियो की। जी, यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड किए जाते हैं, जितने भी वीडियोस मैं डेली रिकॉर्ड करता हूँ ये सारे यूट्यूब पे अपलोड होते हैं। यूट्यूब पे लाइव के लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइब। अच्छा ठीक है, देखें ये एक और चीज भी नहीं, मैंने एक और जो मेरा चैनल है उसके ऊपर मैं ट्राई कर चुका हूँ लाइव, तो वो उसका कोई खास रिस्पॉन्स नहीं था। यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब। रैपिड PHP की प्राइस कितनी है? $49 है, और जिसके पास इस्तेताअत है वो इसको बाय कर ले तो बेहतर है।
मेरे लिए ये बड़ा बेहतरीन टूल रहा है। मैंने इसको तकरीबन 7 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। PHP ट्रैवर्स का फ्रंट एंड बना है HTML और CSS में। सिंपल HTML और CSS, कोई इसमें मजीद कमाल नहीं है। तो हम आगे चल के कुछ और वेबसाइट्स को खुद से बनाएंगे, जैसे OLX है, फेसबुक है, बहुत सारी चीजें। इसको हम खुद से कोशिश करेंगे एग्जैक्टली इस तरह से डेवलप करने की, ताकि हमारे पास जो मॉडर्न वेबसाइट स्टाइलिंग है उस तरह से हम सीख पाए। जी जज़ाकल्लाह तमीम कारीज़ादा भाई। अच्छा जी, मजीद कुछ और सवाल हैं तो काइंडली पूछ लें। बाकी सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं हमारे पास आज की क्लास के। जी बिल्कुल ठीक है। मैंने जो टेस्ट किया था, मेरे ऑलरेडी कुछ चैनल्स हैं वहाँ पे, काफी जो है ना सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैंने वहाँ पे टेस्ट करके देखा था, तो उसका जो रिजल्ट था इतना कोई खास था नहीं, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। जी W3 स्कूल्स की जो सर्टिफिकेट है वो पहले तो फ्री थी। अभी तक मैंने दोबारा चेक नहीं किया उसको, मैंने बहुत साल पहले उसको चेक किया था। अभी देख लेते हैं। W3 सर्टिफिकेट, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, गेट सर्टिफिकेट। नहीं सर, ये फ्री नहीं है। अभी यहाँ पे इसकी प्राइस है और ये $95 है, लेकिन मैं इतना गारंटी के साथ कहता हूँ कि इसकी जो भी सर्टिफिकेशन है वो बहुत ही वर्थी है। ठीक है, मतलब अगर आपके पास पैसे हों और ये सर्टिफिकेट आप ले लें, तो आई एम 100% श्योर कि आपको इसका फायदा होगा। जी अब्दुल रहमान, आप PHP स्टॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही एडवांस्ड डेवलपर्स के लिए है। हमने बहुत ही बेसिक HTML और CSS इन चीजों को इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए हमें PHP स्टॉर्म जैसे सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं कोई भी टूल। जी इंटेलिज पे भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली वो PHP स्टॉर्म का ही पेरेंट कंपनी है। तो आप कोई भी IDE इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी किसी भी किस्म की जो आईडीज इस्तेमाल करना चाहता है वो कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। मैं सिर्फ वो टूल्स इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ जो मैं पर्सनली खुद इस्तेमाल करता हूँ। शानम्स, आप इस्तेमाल कर सकते हैं सबलाइम। ये जो हमने कोड इसमें लिखा है रैपिड PHP में, आप एग्जैक्टली इसी कोड को सबलाइम में भी लिख सकते हैं। तो जो पे नहीं कर सकते, बाय नहीं कर सकते, वो सबलाइम इस्तेमाल कर लें। सेम वो भी, बस मेरी आदत है, मैं इस पे लिखता हूँ रैपिड पर, मुझे अच्छा लगता है काफी ज्यादा। जी जनाब, तो 6:01 हो गया है और काफ़ी ज़्यादा सवाल भी हो गए। आई थिंक आज के लिए हम क्लोज करते हैं इस नोट के साथ कि आप लोग अब जितनी ज़्यादा HTML पे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उसके ऊपर करें। यहाँ से आगे वही लोग जा पाएंगे, या इस चीज़ को जो लोग टाइम दे रहे हैं। आप में से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो कुछ ही दिनों के बाद छोड़ देंगे, कोर्स को कंटिन्यू नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी मजबूरियों की वजह से उनको जो है ना डिले करना पड़ेगा, नहीं आएंगे। कुछ लोग हो सकता है आज भी नहीं आए होंगे। वैसे मुझे आज फील भी हुआ, रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम था, लेकिन ये नॉर्मल है। अगर 200 लोग हैं तो उनमें से शायद कोई 20 या 30 लोग ही होंगे जो इसको अच्छी तरह से समझेंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, इसका फायदा उठाएंगे, उनको आगे कहीं जॉब भी मिलेगी, वो फ्रीलांसिंग भी करेंगे, या अच्छी तरह से इसको जो है ना वो अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो आज का नोट है, क्लोजिंग नोट, वो सिर्फ ये है कि ये आप पे डिपेंड करता है। जितनी आप इसके ऊपर मेहनत करने वाले हैं, जितना आप इसको टाइम देने वाले हैं, उतना ही आपको इसका रिटर्न मिलेगा। तो कोशिश ये करें, क्योंकि आज से हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है और प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि जितनी आप प्रैक्टिस कर सकें। और कहीं अगर आप फंसते हैं, जितनी भी मैंने आपको HTML की वो आपको साइड बार में ऑप्शंस दिखाएं, कहीं फंसते हैं, कुछ समझ नहीं आता है, तो कल के सेशन में 10 मिनट का जो हमारे सवाल जवाब होंगे उसके अंदर आप वो सवाल कर पाएंगे और मैं इंशाल्लाह आपको देख के वो बता सकता हूँ। उसके अलावा ये ग्रुप ओपन है,
जनरल वाला, किसी को भी इशू आता है वो डायरेक्ट यहाँ पे बता सकता है। अच्छा सर, ये एरर आ रहा है। खुर्रम भाई, आपका अभी तक एग्जाम मतलब ऐसा हो गया कि गांव बस के लुट भी गया और डाकू अभी आ रहे हैं। सर जी, आपके विंडोज के अंदर एक ऑप्शन होता है रिसेट पीसी। जिसके साथ अभी भी जैम्प का इशू आ रहा है, मेहरबानी करके अपने पीसी को रिसेट कर लें। विंडोज पे जाके सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करें और लिखें रिसेट, ये ऑप्शन आ जाता है। रिसेट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ये एक ऑप्शन आ रहा है गेट स्टार्टेड रिसेट दिस पीसी। इसका फायदा ये होता है कि आपका जो विंडोज है वो दोबारा हो जाता है बिल्कुल नया। तो कुछ जरूरी फाइल्स हैं वो कॉपी कर लें डी या ई में, और अपना जो पार्टीशन है जहाँ पे आपकी विंडोज है उस सबको आप रिसेट कर दें, और रिसेट करने के बाद दोबारा जो है ना आप ये सारी चीजें इंस्टॉल कर लें। जी उमर भाई, बहुत अच्छी बात है। सर अगर कम से कम हो जाए तो आप जूम करवा लें लेक्चर। जी चलें, ठीक है, लेकिन अभी तक मुझे इसमें प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। मुझे नहीं पता आप लोगों को इशू क्या आ रहा है। सब लोग एडवाइस तो दे रहे हैं कि यूट्यूब पे चले जाएं, जूम पे चले जाएं, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं बता रहा कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जो रिकॉर्डिंग पड़ी होती है और वो थोड़ी सी, मुझे पता है, ब्लरी है, वो एग्जैक्टली बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें ये भी तो देखें ना, एक तो जो लाइव है वो बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात यह है कि जो लाइव को अटेंड नहीं करता है किसी भी वजह से, तो जाहिर है उसको थोड़ा सा पेनल्टी भी लगनी चाहिए ना, तो उसको फिर वो धुंधली या उसको वो ब्लरी वीडियो ही मिलेगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर लाइव में एक टाइम में अपना पर्सनल निकाल के दे रहा हूँ और वो स्ट्रीमिंग भी अच्छी है, तो आप अपना टाइम क्यों नहीं देते। बाकी थैंक यू, आप सब लोग जो है ना सजेस्ट करें, सजेस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन पहले प्रॉब्लम बताया करें कि प्रॉब्लम क्या है। जी हसनैन भाई, बहुत शुक्रिया। सर रैपिड में सबलाइन में टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंस बता दें। उस्मान भाई 2 बार बता चुका हूँ, तीसरी बार भी बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। हमने जो है ना सबलाइन, क्या हुआ है बिल्लियाँ, अच्छा चलो बैठ जाओ बैठ जाओ। सबलाइन के अंदर हमने CSS लिखनी है और HTML जो है हमने लिखनी है रैपिड PHP के अंदर। दोनों आईडी हैं, दोनों एडिटर्स हैं, उनके अंदर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। अलबत्ता ये आप पे डिपेंड करता है जो IDE आप इस्तेमाल करें, जिसमें आप कोड एडिट करना चाहें, कोड लिखना चाहें, वो आपकी मर्जी है। मेरी तरफ से सारे जितने भी कोड एडिटर्स हैं सब बेहतरीन है। हर कोड एडिटर का अपना एक फायदा है, और मैं हर चीज को उस नजर से देखता हूँ, उस तरह से इस्तेमाल करता हूँ कि वो मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में फायदा जरूर देती है। तो ये कहना भी कि सिर्फ कोई एक ही टूल है, मैं कहूँ ये रैपिड PHP दुनिया का सबसे बेहतरीन आईडी, इससे बेहतर कोई है भी नहीं, तो ये भी बेवकूफ़ी है। इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो बड़े मजेदार हैं। जो रैपिड पी क्या कहते हैं स्टॉर्म है PHP, उसके और भी अच्छे हैं। नोटपैड में भी बहुत सारी चीजें मजेदार हैं, मैं आपको बताऊं। इसी तरह से जो सबलाइम है उसके अंदर भी बड़ी मजेदार चीजें हैं। तो ये हर इंसान का अपना एक स्टाइल होता है कोडिंग करने का। वो जो मैंने इतने सालों में जो स्टाइल बनाया है, मैं अभी तक रैपिड PHP इस्तेमाल करता हूँ। हालांकि ये टूल काफी पुराना हो चुका है, लेकिन अभी भी मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मुझे इसके अंदर जो फीचर्स है वो बड़े मजे के लगते हैं। मुझे बड़ा ये सिंपल और इजी टू गो लगता है। बाकी ज्यादा काफी हैवी हैं और उनको समझने में, उनको इस्तेमाल करने में भी काफी ज्यादा आपको टाइम लगता है। बट अगेन विजुअल स्टूडियो है, बहुत सारे और मतलब जबरदस्त वो आईडीज हैं, आप उन सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने सबको इंस्टॉल किया हुआ है, मेरे पास सारे टूल्स हैं, और मुझे थोड़ा बहुत पता भी है कि किसका क्या चीज है जो पावरफुल है। तो जब मुझे उसकी वो चीज इस्तेमाल करनी होती है, कोई बहुत लंबा कोड लिखना होता है, तो मैं एग्जैक्टली वो IDE इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो इसी तरह से टाइम के साथ आप लोग भी ये आईडीज वगैरह चेंज भी कर पाओगे, मजीद और भी देख पाओगे किस तरह। कुछ ऑनलाइन आईडीज भी हैं, आप ऑनलाइन भी जो है ना कोड कर सकते हैं, फिर अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वो जब हम एक प्रोफेशनल या मजीद आगे एक्सपर्ट लेवल तक जाएंगे तो उसको सीखेंगे। जी ठीक है मोहम्मद भाई, थैंक यू। जी मंजूर भाई, मैं हर रोज ये बात कहता हूँ, लेकिन आज मैं फिर दोहरा देता हूँ, कोई भी चीज बेस्ट नहीं होती। ठीक है, सिर्फ मतलब कोई एक चीज बेस्ट नहीं होती, सारे बेस्ट। हाँ ये आप कह सकते हैं आपके लिए, बिल्कुल फॉर यू, आपके लिए ये चीज बेहतर हो सकती है। आप कहेंगे कि मेरे लिए सबसे बेस्ट ये है, लेकिन सबके लिए वो नहीं हो सकता। बाकी टूल्स सारे बेस्ट होते हैं, सारे टूल्स, इसीलिए तो मार्केट में, इसलिए तो इतनी ज्यादा उनकी कम्युनिटीज, इतने ज्यादा लोग उनको इस्तेमाल करते हैं। हमारी अपनी जो बिहेवियर होता है कंप्यूटर के साथ इंट्रैक्शन का
उसमें हमें जो टूल्स मज़े के लगते हैं, हम कहते हैं ये हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि हमें वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हमें उनको इस्तेमाल करने में मज़ा आता है। उनका जो यूआई है, डिज़ाइन है, उनकी जो परफ़ॉर्मेंस है, वो हमारे मेंटल लेवल पे कहीं न कहीं मैच कर जाती है, इसलिए फिर हम उन टूल्स को बेहतर कहते हैं। चलें जी, अपना ख़्याल रखिएगा और अफ्तारी में नमाज़ मगरिब की ज़रूर अदा करनी है और दुआ भी करनी है। तो आज के लिए इतना था, कल इंशाल्लाह बाकी फिर जो है ना आगे हम सीएसएस के बारे में थोड़ा-सा और पढ़ेंगे, परसों फिर जावास्क्रिप्ट के बारे में फिर हम जो है ना इंशाल्लाह कोडिंग की तरफ और बाकी सब जो जो बेहतर इससे नेक्स्ट लेवल की चीज़ें उनकी तरफ आएँगे। अपना ख़्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।